एक मिनट का ब्रेक और फिर क्रीमी सर के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक्स, रेबीज। इससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले वीडियो में भी मैंने कहा था कि आपके लिए मैं एक गेमिंग का प्रोग्राम ला रहा हूं। गेमिंग वह है जिसके जरिए मैं आपको बायोलॉजी सिखाऊंगा। खेल खेल में बायोलॉजी सिखाएंगे और आप उसमें आनंद भी लेंगे और बायो सीखते भी चले जाएंगे। तो बहुत जल्द गेमिंग प्रोग्राम हमारा आ रहा है, आप देखेंगे इंस्टाग्राम पर जारी किया जाएगा, जिसकी सूचना 2 दिन पहले आपको दे दी जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक्स, रेबीज। Rabies is a viral disease caused by rabies virus। जिस वायरस ये कॉज करता है इसको हम लोग बोलते हैं rabies वायरस। ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन बींग्स बाय बाइटिंग और saliva of rabbit, dog, fox, cat, etc। कहता है कि इंसान में या किसी भी दूसरे जानवरों में रेबीज वायरस जब इंटर करता है तो इसका जो माध्यम है वो कौन हो सकता है? वैसे एनिमल्स जिसमें रेबीज के वायरस होंगे, जैसे डॉग हो सकता है, फॉक्स हो सकते हैं, कैट हो सकते हैं और भी दूसरे जानवर हो सकते हैं। लेकिन ज्यादातर रेबीज वायरस जो है ये जंगली फॉक्स में देखने को मिलता है, बिल्लियों में मिलते हैं और कुत्तों में मिलते हैं, डॉग्स में मिलते हैं। यहां कहता है बाइटिंग और सलाइवा ऑफ डॉग। कुत्ता अगर काट ले या कुत्ता अगर चाट ले, दोनों स्थिति में रेबीज होने की संभावना होती है। लेकिन कंडीशन, अगर कुत्ते ने काटा, उसने दांत को लगाया और एक जख्म बनाया, फिर उसके सलाइवा वहां पर गए और सलाइवा में ही वायरस होता है। आप इस बात को समझेंगे, रेबीज वायरस कुत्ते में कहां मिलेगा, बिल्लियों में कहां मिलेंगे? कहता है कि उसके दांत में नहीं होता है, उसके सलाइवा में होते हैं। जब वो दांत लगाता है, जख्म बनते हैं, घाव बनता है, फिर वो सलाइवा छोड़ता है और उस सलाइवा में रेबीज के वायरस होते हैं जो इंटर कर जाते हैं उस एनिमल्स या इंसान के शरीर के अंदर। द वायरस देन ट्रैवल्स फ्रॉम द साइट ऑफ बाइट। ये वो वायरस जहां से कट किए गए थे, जहां पे सलाइवा छोड़े गए थे, वहां से वो ट्रैवल्स करता हुआ मस्कुलर टिश्यू में सबसे पहले पहुंचता है, जहां वो मल्टीप्लाई करते हैं, गुणित करते हैं, अपनी कॉपी बनाते हैं एंड देन रैपिडली स्प्रेड्स इन नर्वस सिस्टम। और फिर वो वहां से नर्वस सिस्टम की तरफ ट्रैवल्स कर जाते हैं, चले जाते हैं। नर्वस सिस्टम में अगर हम जाएंगे तो मेनली कहेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इन दोनों से रिलेटेड होंगे। अर्ली सिम्टम्स कैन इंक्लूड फीवर। अगर मान लिया जाए कि किसी भी बॉडी में रेबीज वायरस इंटर कर गया हो तो कौन से ऐसे सिम्टम्स आएंगे जिससे कहा जाएगा कि इन्हें रेबीज हो गया? सिम्टम्स क्या होंगे? इंक्लूड कहता है फीवर होंगे, हेडेक सर दर्द होंगे, एंड पेन दर्द होंगे, एंड ईचिंग एट द साइट ऑफ बाइट। जिस स्थान पर दांत लगाए गए थे, जिस स्थान पर काटे गए थे, वहां पर ईचिंग यानी खुजलाहट होती है। ये रेबीज वायरस है, ऐसे ही होते हैं। एज द डिजीज प्रोग्रेसेस सिम्टम्स कैन इंक्लूड। इस डिजीज के साथ कुछ और भी चेंजेस आएंगे, कुछ और भी परिवर्तन आएंगे और क्रोनिक होता चला जाएगा। एंजाइटी, चिड़चिड़ा होना, कंफ्यूजन, भूलने की क्षमता बढ़ जाना, एजिटेशन, घबराहट होना, इंसेफेलाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन, ब्रेन में जलन का होना, अल्टरनेट एक्साइटमेंट एंड डिप्रेशन, कभी वो अच्छा रहेगा
तो कभी वो मूर्छा जाएगा, यानी मंद बुद्धि का हो जाएगा। एंड डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, और कहता है भोजन लेने में, पानी पीने में या कोई भी और चीज खाने में, स्वेलो करने में, निगलने में उसे तकलीफ होने लगती। हाइड्रोफोबिया, इंटरेस्टिंग। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो हम लोग बोलते हैं वाटर को, फोबिया बोलते हैं हेट को, नफरत करने को। कहता है फियर ऑफ वाटर, यानी पानी से डर। ऐसे व्यक्ति में पहचान ये होती है, अगर रेबीज वायरस एंटर कर गया और उसे रेबीज हो गया तो पहचान ये है कि उसे हाइड्रोफोबिया हो जाएगा, यानी उसे पानी से डर लगने लगेगा। पानी, अगर उसे प्यास लगी है, आप एक गिलास पानी भी देंगे तो पानी तो वो अपने हाथ में ले लेता है, लेकिन जैसे ही वो पीने लगता है उसके हाथ थरथराने लगते हैं और पानी गिरता और भागता है, चीखता है और चिल्लाता है। इज ए क्लासिक सिम्टम्स, यही इसकी पहचान है। वैक्सीन इज अवेलेबल वाज डेवलप्ड बाय लुइस पास्चर। कहता है इसके वैक्सीन अवेलेबल है और ये वैक्सीन सबसे पहले डेवलप किया था लुइस पास्चर ने सन 1885 में। फर्स्ट वैक्सीन बनाया था इन्होंने। ये लुइस पास्चर है, इनको देखा जाए, ये फ्रांस के रहने वाले थे। कहां के थे? ये फ्रांस के रहने वाले थे। इनका बर्थ, कुछ जानकारी ले लें। इनका बर्थ 27 दिसंबर यानी 27 दिसंबर 1822 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म 27 दिसंबर 1822 ईस्वी में हुआ था और इनका डेथ, अगर हम देखें, इनका डेथ जो है 28 सितंबर 1895 ईस्वी में हुआ था। बर्थ इनका 1822 में हुआ और डेथ इनका 1895 ईस्वी में हुआ। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इन्होंने जो लाइफ अपना व्यतीत किया इस जमीन पर, वो अप्रॉक्स 72 ईयर्स, 72 साल तक ये जीवित रहे और इन्होंने बहुत बड़ा बड़ा काम किया। जो सबसे इंपॉर्टेंट इनका है, आप जानते भी होंगे शायद, इन्होंने क्या डेवलप किया? डेवलपमेंट ऑफ जर्म थ्योरी ऑफ डिजीजेस। इन्होंने दिया जर्म थ्योरी ऑफ डिजीजेस। सेकंड, प्रोसेस ऑफ पास्चुराइजेशन, प्रोसेस ऑफ पास्चुराइजेशन। और इसके अतिरिक्त इन्होंने वैक्सीन बनाया, सेवरल वैक्सीन बनाया, बहुत सारे वैक्सीन बनाए। उनमें सबसे पहला वैक्सीन इनका क्या था? रेबीज वैक्सीन था। और ये रेबीज वैक्सीन सबसे पहले 6 जुलाई 1885 ईस्वी में, 6 जुलाई 1885 ईस्वी में अप्लाई किया था इस वैक्सीन को फ्रांस के ही एक व्यक्ति पर, जिसका नाम जोसेफ मिस्टर था। उनमें रेबीज के वायरस थे और इन्होंने अपना वैक्सीन सबसे पहले उन्हीं पर ट्रीट किया था, जोसेफ मिस्टर पर, 6 जुलाई 1885 में, और वो क्यूरेबल हुए। ये सबसे बड़ा योगदान हम लोग कह सकते हैं कि लुइस पास्चर का है। इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ हम लोग ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं और बहुत ही ध्यान से आप इसको देखेंगे। बहुत ही पिकुलियर क्वेश्चंस है और एक बार अगर आप ध्यान से इसको पढ़ लिया तो फिर मजा आ जाएगा। देख, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ रेबीज। कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ रेबीज। कहता है कैसे ट्रांसमिट करते हैं रेबीज के वायरस, आप में, उनमें, किसी और में या किसी जंतुओं में। पहला कहता है इनहेलेशन ऑफ एयरबॉर्न वायरस पार्टिकल। वो वायरस हवा में यूं ही उड़ रहा है और मैंने सांस लिया और सांस के जरिए वो चला गया, इससे फैलता है? नो। इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड फूड,
दूषित भोज्य पदार्थ की यूज करने से, जिसमें रैबिस के वायरस हो और उसको हमने खा लिया या पी लिया तब रैबिस वायरस होंगे? नहीं। अभी इससे पहले आपको मैंने कंसेप्ट दिया, कुत्ते के यानी रैबिड डॉग या फॉक्स या कैट के काटने से होता है। और काटने का मतलब क्या है? जब वो दांत लगाते हैं तो जख्म बनता है और वहां पे वो सलाइवा छोड़ते हैं, सलाइवा में रैबिस के वायरस होते हैं और वो सलाइवा से निकलकर सीधे पेरिफेरल नर्व से होता हुआ हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाता है। बाइट फ्रॉम एन इन्फेक्टेड एनिमल्स, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ एन इन्फेक्टेड वायरस। आंसर आपका क्या होगा? बाइट फ्रॉम एन इन्फेक्टेड एनिमल। वैसे एनिमल जो रैबिड हैं, रैबिड डॉग, रैबिड कैट, रैबिड फॉक्स, उनके काटने से रैबिस डिजीज कॉज करते हैं। नेक्स्ट, रैबिस वायरस travels from the initial bite wound to be the central nervous system via the, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिए। रैबिस वायरस travels from the initial bite wound to be the central nervous system via the, कहता है कि जहां पर रैबिड डॉग ने कट किया, काटा या सलाइवा छोड़ा, वहां से रैबिस वायरस इंटर करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंच जाता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कैसे पहुंचा? क्या डायरेक्ट पहुंच गया? कहता है कि ब्लड स्ट्रीम से, ब्लड के माध्यम से पहुंचा, लिम्फेटिक सिस्टम से पहुंचा, पेरिफेरल नर्व से पहुंचा, या रेस्पिरेटरी सिस्टम से गया। याद रखिएगा, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रैबिस वायरस कभी भी ब्लड या लिम्फेटिक या लिम्फ से नहीं जाते हैं। ये जब भी जाएंगे तो नर्व्स के जरिए जाएंगे या वाया नर्व्स जाएंगे, और वो नर्व्स हमारा क्या है? पेरिफेरल नर्व्स। ये पेरिफेरल नर्व्स क्या है? ए नेटवर्क ऑफ नर्व्स एक्सटेंडिंग आउटसाइड ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम which carry the messages to the brain from the body. Next, once symptoms of rabies appear, the disease is, फिर देखें, once symptoms of rabies appear, the disease is always curable with medication। कहता है अगर मान लिया जाए रैबिस किसी व्यक्ति में इंटर कर गया, वो डिजीज से ग्रसित हो गया, तो उसका सिम्टम्स जो होगा वो कैसा होगा, या वो कैसे ठीक किया जा सकता है, हम ये भी कह सकते हैं ऑलवेज क्यूरेबल विथ मेडिकेशन। दवा से वो ठीक हो जाता है? कभी नहीं। जनरली फैटल इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स, ज्यादातर इसमें इंसान और दूसरे जंतुओं की मौत होती है। तीसरा, मोर लाइकली टू बी फैटल इन एडल्ट्स देन चिल्ड्रन, कहता ज्यादातर एडल्ट की मौत होती है इन कंपैरिजन टू चिल्ड्रन। कहता है एडल्ट ज्यादा डेथ करते हैं इन कंपैरिजन टू चिल्ड्रन। और चौथा, कंट्रोलेबल विथ प्रॉपर हाइजीन। कंट्रोलेबल विथ प्रॉपर हाइजीन कहता है हमेशा सफाई का अगर ध्यान रखा जाए तो ये डिजीज कॉज नहीं करेगा। आपका आंसर होगा जनरली फैटल इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स। ज्यादातर जो डेथ होता है एनिमल्स और ह्यूमंस के होते हैं। Which of animal is responsible for the majority of human rabies causes worldwide? कहता है Which of animal is responsible for the majority of human rabies causes worldwide? संसार के प्रायः सभी स्थानों पर रैबीज की जो शिकायतें दर्ज की जा रही हैं या की गई हैं, उनमें सबसे ज्यादा रिपोर्ट जो मिला किस एनिमल्स के काटने से मिला, ये प्रश्न कहता है। एलिफेंट, स्क्वायरल्स, डॉग्स, नॉन ऑफ दीज। आपने अभी पढ़ा रैबिड डॉग। कैसा डॉग? रैबिड डॉग। रैबिड क्यों कहा? क्योंकि इसमें रैबिस के वायरस मौजूद है। द रैबिस वायरस इज अ टाइप ऑफ
बड़ा इंटरेस्टिंग, इससे पहले आप पढ़ चुके हैं। वायरस को मैंने ही बताया, डीएनए वायरस होता है या आरएनए वायरस होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है या डबल स्ट्रैंडेड होता है ना। यहां कहता है द रैबीज वायरस इज अ टाइप ऑफ, जो रैबीज वायरस हैं वो किस प्रकार के वायरस होते हैं? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस होता, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होता, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होता या सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस होता। तो एक चीज तो याद रखना आपको, कभी भूलिएगा नहीं, ये दो चीज कॉमन नहीं है। कौन सा कॉमन नहीं है? डबल स्टैंडर्ड आरएनए कॉमन नहीं है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए ये कॉमन नहीं है। अब बचा हमारे पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस। आपको याद होगा कि रैबीज वायरस कैसा होता है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस होता है। The rabies virus is passed on by contact with hard part of an infected animals। क्या कहता है? अगर किसी व्यक्ति में रैबीज की शिकायत होती है, रैबीज वायरस इंटर करता है, तो जिस एनिमल के जरिए ये रैबीज वायरस इंटर करते हैं उस एनिमल का कौन सा भाग कांटेक्ट में आता है? क्लॉज के आने से, उसके पंजे अगर बॉडी में सड़ गए तो रैबीज वायरस ट्रांसफर हो जाता है? नहीं। स्किन, उसके चमड़े अगर सड़ जाएंगे तो रैबीज वायरस एंटर कर जाएगा? नहीं। आपने पढ़ा सलाइवा, मैंने पहले ही कहा रैबिड डॉग, रैबिड कैट जो भी हो, इनके काटने और चाटने से ही डिजीज कॉज कर जाते हैं। डी भिब्रेसी था, भिब्रेसी नहीं हो सकते। और भिब्रेसी के बारे में आपको पता होगा, भिब्रेसी किसको कहते हैं? इस एनिमल्स को अगर आप देखेंगे, उसके मौत वाले भाग को देखेंगे, डॉग हो, स्क्वायरल हो, रैट है, कैट है ना, इन सारे को देखिएगा तो इसके मौत वाले भाग पर ऐसे ऐसे फर जैसे स्ट्रक्चर निकले हुए होते हैं। बच्चे इसको मूंछ बोलते हैं, ये मूंछ नहीं है, इसे भिब्रेसी कहते हैं, इसे भिब्रेसी कहते हैं। और यही भिब्रेसी कहता है, क्या भिब्रेसी के टच में आ जाने से होता? बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कुत्ते को घर में पालते हैं, उसके साथ किसिंग करते हैं, जब वो मुंह से मुंह सटाएंगे तो क्या होगा? भिब्रेसी भी टच में आ जाता है। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? कि डॉग जो होते हैं, डॉग जब अपने फीकल मैटर को त्याग करते हैं उस वक्त उनकी एक आदत होती है कि अपने फीकल मैटर को वो सूंघते हैं, ये इनका लक्षण है। ऐसी स्थिति में डॉग के एलिमेंट्री कनाल में एक टेपवर्म होता है जिसको हम लोग डॉग टेपवर्म बोलते हैं, और उस टेपवर्म का नाम है इचिनोकोकस ग्रैनुलोसस। क्या है? इचिनोकोकस ग्रैनुलोसस। ग्रैनुलोसस ये पैरासाइट सिस्टोडन है। ये क्या है? सिस्टोडन है, सिस्टोड। ये पैरासाइट के लार्वे या अंडे जो हैं फीकल मैटर में होते हैं, और जब ये सूंघते हैं तो इसके एग जो है, इसके एग इस भिब्रेसी में अटैच्ड हो जाते हैं। और जब कोई व्यक्ति इसको किसिंग करता है तो किसिंग करने के समय सांस लेने के क्रम में ये एग उनके एलिमेंट्री कनाल में चले जाते हैं, जिससे डिजीज कॉज करता है। How do symptoms typically appear after a person is infected with a rabies virus? क्या कहता है? How do symptoms typically appear after a person is infected with the rabies virus? अगर रैबीज वायरस किसी व्यक्ति में या किसी एनिमल्स में एंटर कर गया तो कितने दिनों के बाद रैबीज के लक्षण प्रकट होंगे? कितने दिनों के बाद रैबीज के लक्षण दिखाई पड़ने लगेंगे? A 48 आवर्स, B 1 वीक, C 1 मंथ, D 1 ईयर। अप्रॉक्स जो आपका आंसर होगा वो 1 मंथ। रैबीज वायरस के इंटर करने के बाद 1 महीने के अंदर या 1 महीना होते होते इसके लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं। What is the approximate frequencies of human death from rabies worldwide? बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही नॉलेजेबल, हमें जानकारी होनी चाहिए और सबों को इसके बारे में जानना चाहिए। हम लोग कुछ नहीं जानते हैं कितनी मौतें हो रही हैं रैबीज से, इसके बारे में कोई जानकारी हम लोग के पास नहीं है। What is the approximate frequency of human death from rabies worldwide? संसार के
चारों तरफ वर्ल्ड लेवल पर अगर हम लोग बात करें तो साल में कितनी मौतें होती हैं, एक दिन में कितनी मौतें होती हैं, एक घंटे में कितनी मौतें होती हैं, और एक व्यक्ति के मरने में कितना समय लगता है, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। यहां कहता है एवरी 10 सेकंड, प्रत्येक 10 सेकंड पर एक व्यक्ति मरते हैं। एवरी 10 मिनट्स, प्रत्येक 10 मिनट पर एक व्यक्ति का देहांत होता है। एवरी 1 आवर, प्रत्येक घंटे एक व्यक्ति की मौत होती है। एवरी डे, प्रतिदिन एक व्यक्ति की मौत होती है। मैं आपको इसके बारे में जानकारी देता हूं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, आप जानते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड वाइड जो रिपोर्ट एनालाइज करके लाया है, इनकी जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में कहता है एनुअल जो डेथ है रैबिस से वो 59,000 टू 70,000 है। 70,000 एनुअल डेथ, पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं। रैबिस से मरने वालों की संख्या 59,000 से 70,000 होती है एक साल में। अगर हम डेथ रेट निकालते हैं पर डे का, वन डे डेथ रेट अगर देखा जाए तो ये आता है 160 डेथ। 160 डेथ एक दिन में होता है पूरे वर्ल्ड में। और अगर हम एक घंटे की बात करते हैं, एक घंटे में कितने डेथ होते हैं, तो 6 से 7 डेथ पर आवर। 6 से 7 डेथ पर आवर। इस तरह से अगर एवरेज आप देखेंगे तो 9 मिनट से 10 मिनट के बीच, 9 मिनट से 10 मिनट के बीच एक व्यक्ति का, एक पर्सन का डेथ हो रहा है। पर्सन डेथ, आप समझ लें। बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा आपके सामने आया। कहता है कि व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट फ्रीक्वेंसीज ऑफ ह्यूमन डेथ फ्रॉम रैबिस वर्ल्ड वाइड। रैबिस से मरने वालों की संख्या कितनी होगी, पूरे दुनिया के लेवल पर बात कर रहे हैं हम लोग। तो वर्ल्ड वाइड अगर देखें तो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपना रिपोर्ट दिया है। एनुअल डेथ रेट जो इसका आता है वो 59,000 टू 70,000, 59,000 से 70,000 व्यक्ति प्रति वर्ष मरते हैं। वन डे डेथ रेट, अगर एक दिन का अगर हम डेथ रेट देखें पूरे वर्ल्ड वाइड में तो आता है 160 डेथ। 160 व्यक्ति का डेथ होता है एक दिन में। और एक घंटे में 6 से 7 डेथ होता है। वर्ल्ड वाइड की बात कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड पे एक घंटे में 6 से 7 डेथ होते हैं। और इस तरह से अगर निकाल कर देखा जाए तो समझ में आ जाता है कि एक व्यक्ति प्रति 9 से 10 मिनट में एक्सपायर कर जाता है। इससे रैबिस। तो आंसर एवरी 10 मिनट्स। आपका आंसर हो जाएगा, एक्यूरेट आंसर क्या हो जाएगा, एवरी 10 मिनट्स। हु इज एट द हाईएस्ट रिस्क ऑफ एक्सपोजर टू रैबिस। कहता सबसे ज्यादा रैबिस होने का चांसेस किसमें होगा। हु इज एट द हाईएस्ट रिस्क ऑफ एक्सपोजर टू रैबिस। कहता सबसे ज्यादा रैबिस होने का चांसेस किसमें होगा। सिटी रेसिडेंट्स, शहर में रहने वाले लोगों को, उनमें ज्यादा होते हैं। नो। वाइल्ड लाइफ वर्कर्स एंड ट्रैवलर्स, जो जंगलों में काम करते हैं, जो ट्रैवलिंग करते हैं, उनमें इसकी शिकायतें ज्यादा होंगी। नहीं। फार्मर्स ओनली, किसानों में ऐसा होगा, किसान ज्यादा रैबिस से मरते हैं। नहीं। चिल्ड्रन अंडर 10 ईयर्स, कहता है बच्चे जो 10 साल के लगभग होते हैं। तो इसका जो आंकड़ा है वो कहता है 5 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों में इसका रिस्क ज्यादा होता है। रैबिस की जो शिकायतें दर्ज की गई हैं वो ज्यादातर 5 साल से 14 साल के बच्चों में होते हैं। एवरेज इसका निकाल करके देखेंगे आप तो ये आ जाएगा लगभग 10 ईयर्स के बच्चों में। तो आंसर इज डी, चिल्ड्रन अंडर 10 ईयर्स। चलिए, तो यहीं पे ये समाप्त होता है। हमने टॉपिक तो छोटा है रैबिस, लेकिन आपको इतने मटेरियल्स दे दिए गए ताकि कल को जो जनरल कंपटीशन के लिए भी आप तैयारी करेंगे
ये वीडियो हमारा आपको सपोर्ट करेगा। आप खूब अच्छे से इसको पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम लोग ये कह सकते हैं कि हर दिन एक शुरुआत। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, बढ़ते रहें।